So, I welcome you all on the GATE Academy's YouTube platform. So, as all you know कि आपके पास RRB JEE 2024 की रिक्रूटमेंट आ चुकी है एंड वी हैव 7,900 प्लस पोस्ट फॉर दी RRB नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम जो अपना RRB JEE नोटिफिकेशन है उसके बारे में जो भी उसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आया है उसको हम एक बार देखने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, RRB JEE के नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए उनके बारे में हम डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर दी RRB JEE नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर दी RRB JEE नोटिफिकेशन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें उन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एज लाइक कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, और उसमें उसमें सिलेबस क्या होगा, उसकी पोस्टिंग कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे होती है। मीन्स जो भी आप आज हम बात करेंगे डायरेक्ट हम चलते हैं अभी RRB JEE नोटिफिकेशन में और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स दी RRB JEE नोटिफिकेशन। सो ये अपने पास क्या है, RRB JEE का नोटिफिकेशन है, ठीक है, डिटेल्ड सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन, ठीक है, CEN नंबर 3/2024, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो किस किस की ये जो रिक्रूटमेंट है वो किस किस चीज़ की आई है, ठीक है। अगर हम पोस्ट देखते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट है इसमें, जूनियर इंजीनियर है, ठीक है, डिपोट मटेरियल सुप्रीडेंट है, ठीक है, इसके बाद केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, केमिकल सुपरवाइजर है एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, ठीक। आज हम इम्पोर्टेंट क्या देखने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, जूनियर इंजीनियर के बारे में। तो जो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले हमें जो चीज़ें याद रखनी चाहिए वो क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट है वो क्या है, 30 जुलाई 2024, जो कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग डेट की तो क्लोजिंग डेट क्या है, 29 सितंबर 2024, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉडिफिकेशन की, ठीक है। तो डेट फॉर मॉडिफिकेशन क्या है, 30/8/2024 टू 8/9/2024, ठीक है ना, यानी 30 अगस्त टू 8 सितंबर, ठीक है। लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि जो भी डिटेल्स आपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम भरी हैं, ठीक है, वो और जो RRB आपने चूज किया है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, डिटेल्ड फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट एंड चूजन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मीन्स एक बार RRB आपने जो चूज कर ली है उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, वो सारी चीज़ें चेंज मॉडिफाई नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट क्या है। तो इस बार हमें क्या देखने को मिला है कि जो एज लिमिट है, ठीक है, वो कितनी कितनी कर दी गई है, 18 to 36 ईयर, ठीक है। बट जो जनरली एज लिमिट क्या होती है, जो जनरली एज लिमिट होती है वो कितनी होती है, जनरली एज लिमिट होती है 18 to 33 फॉर नॉर्मल रिक्रूटमेंट। बट इस बार क्या किया है, उन्होंने +3 किया है, +3 ईयर्स, किस चीज़ के लिए किया है, फॉर कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है ना, सॉरी कोविड-19 के कारण ये दिस इंक्लूड्स द रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है ना। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ओनली फॉर वन टाइम, केवल एक बार के लिए एज लिमिट क्या कर दी गई है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो +3 कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, जो भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके लिए, जैसे हम जेई की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो जाएगा, या तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए,
ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा या फिर क्या होनी चाहिए अपने पास, बीई या बीटेक की डिग्री, ठीक है ना, बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 ईयर डिप्लोमा या फिर बीई या बीटेक, ठीक है, तो इसका जो भी फाइनल रिजल्ट है आपके एलिजिबल एग्जाम का, लाइक 3 ईयर डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक डिग्री का, वो जो आपकी लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन है, क्या है लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन, क्या है 29/8/2024, उसके पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे possess fulfill all the prescribed educational and technical qualification for the post on or before the closing date for submitting offline application against this CEN। ठीक है ना, जो कैंडिडेट अभी वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। क्या लिखा है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, जिसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कब तक, 29 तक, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, इसके बाद जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो हमें याद रखना है वो क्या है कि जब हम अप्लाई करेंगे, जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, आरआरबी जेई के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अपने को केवल ओनली एंड ओनली वन कॉमन आरआरबी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है ना, हमें एक से ज्यादा आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आरआरबी इलाहाबाद से फॉर्म भरना, ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद जोन से फॉर्म भरना या आरआरबी भोपाल से फॉर्म भरना, ठीक है, तो हम केवल एक ही जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो भोपाल सेलेक्ट करेंगे या फिर इलाहाबाद। ठीक है, हम एक से ज्यादा आरआरबी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसा किया तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, शुड बी सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट फॉर एनी और ऑल ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट एज पर देयर एलिजिबिलिटी। ठीक है ना, केवल और केवल हमें एक ही अप्लाई करना है आरआरबी के लिए। ठीक है ना, ये देखो, द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल, application to more than one RRB will lead to rejection of all the applications। ठीक है, एक बार आपने आरआरबी सेलेक्ट कर लिया, दैट इज फाइनल। आप अगर एक से ज्यादा आरआरबी के लिए एप्लीकेशन करते हैं, दैट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल दी एप्लीकेशन। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन आपने किए हैं वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को हमें याद रखना है, जो भी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एक ही आरआरबी से हम फॉर्म भर सकते हैं, एक से ज्यादा आरआरबी से हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसीलिए हमें फॉर्म भरने के पहले आरआरबी जोन सिलेक्शन के लिए सोचना होता है, समझना होता है, एज पर दी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एज पर दी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है ना, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, वहां पे कट ऑफ कितना जाता है, और कुछ चीजें होती हैं जैसे हम कहाँ पे रह रहे हैं, हमारे लिए फिजिबल है या नहीं, कि जब हम जॉब करेंगे तो वहां पे रहना फिजिबल होगा या नहीं होगा, कितनी दूर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं। जो मेन फैक्टर जो जनरल लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं, अगर जनरल की बात करें तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, ठीक है, वैकेंसीज कितनी है, वहां पे कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, ये जनरल लोग देते हैं। ठीक है, बट हमें ये भी याद रखना थोड़ा इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि आरआरबी में क्या नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है ना, कि जेई में अभी आगे एक पॉइंट आएगा कि अगर जब तक आपका 5 से 10 साल नहीं हो जाता, आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमने जोन कहीं दूर का भर दिया है अपने घर से या कहीं पे भी, तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हमें बाद में फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, अपना कट ऑफ एंड वैकेंसी, ये चीज ध्यान रखते हुए, और अपने जो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या सेलेक्ट करना है, अपना आरआरबी जोन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने क्या, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि अभी हमने देख लिया कि जो भी आपका रिजल्ट है, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका रिजल्ट क्लोजिंग डेट से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, सेम तरीका क्या है
क्रूशियल डेट किसके लिए? फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWC, ठीक है, EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट। ये क्या होना चाहिए? एज रिलैक्सेशन वर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है ना। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है, ठीक है ना, उसके वो क्या है? क्रूशियल डेट है। किसी भी चीज को क्या करने, क्लेम करने के लिए जो क्रूशियल डेट है वो कौन सी है? 29 अगस्त 2024, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम क्या याद रखते हैं कि मेडिकल फिटनेस। तो जो भी मेडिकल फिटनेस, ठीक है, स्टैंडर्ड, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड है किसके लिए? फॉर द डिफरेंट पोस्ट, ठीक है, लाइक B1 B2 A1 C3, जो भी मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड है वो हमें एक बार देख लेने हैं कि हम उसके लिए मेडिकली फिट है या नहीं। क्योंकि अगर आप मेडिकल फिटनेस में जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, अगर आप उस पर एलिजिबल नहीं है, देन यू शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। अगर उस चीज के लिए जो भी पोस्ट अप्लाई किया है उसके लिए आप मेडिकली फिट नहीं है, तो आपको कोई भी दूसरी अल्टरनेट पोस्ट ऑफर नहीं की जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। Candidate who are found medically unsuitable for the post opted post shall not be given any alternative appointment, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या देखना है? स्केल ऑफ पे की अगर हम बात करेंगे तो स्केल ऑफ पे क्या है? 35,400 प्लस अदर अलाउंसेस, ठीक है, ये अपनी क्या है? पे है, ठीक है ना, किसकी? स्केल ऑफ पे फॉर दी जूनियर इंजीनियर। अगर हम बात करते हैं किसकी? स्टेजेस ऑफ एग्जाम की, तो जो स्टेजेस ऑफ एग्जाम है उसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? CBT होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? CBT होगा, देन DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या हुआ? CBT, देन DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब CBT में कितने हैं? 2 CBT होंगे, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ एग्जाम में, CBT में, ठीक है ना, 2 स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये क्या लिखा है? 2 स्टेजेस ऑफ CBT, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? DV एंड उसके बाद क्या होगा? एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अपने पास क्या होगा? CBT 1 होगा, ठीक है, CBT 1 होगा, ठीक। तो CBT 1 में से हम क्या करेंगे? जो RRB क्या करेगा? जो भी आपका RRB है वो CBT 2 के लिए क्या करेगा? शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट। CBT 1 में जैसे ही आपने अप्लाई किया, एग्जाम दिया, उसके बाद CBT 1 से वो CBT 2 के लिए क्या करेगा? शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट, ठीक है। तो जो RRB वाइज शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जो होगी सेकेंड स्टेज के लिए क्या होगी? नॉर्मली कितनी होती है? 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है ना। जो भी वैकेंसी है उस RRB में, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उस RRB में, उसके 15 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट किसके लिए क्या शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे? CBT 2 के लिए किए जाएंगे, ठीक है ना। और जब भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है ना, मेल के थ्रू। एंड आपको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस RRB की, वहां पे आपको शो होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ? RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड CBT शैल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB एंड ईमेल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब हम एग्जाम देंगे उसमें CBT 1 एंड CBT 2 में दोनों में क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो क्या है? देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क ऑफ अलॉटेड मार्क फॉर एवरी रॉन्ग इन CBT। जो हम CBT देंगे उसमें क्या होगा? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप CBT 1 देंगे, उसमें 15 टाइम्स जो भी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे किसके लिए? CBT 2 के लिए, ठीक है। देन CBT 2 के बाद क्या होगा? DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहले जब हम अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस में, ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमें क्या होगा? सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा जिसने 2024 के जो भी नोटिफिकेशन आए हैं उसका अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आप उसमें लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर किसी ने अभी 2024 के किसी भी नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप कहाँ जाएंगे? क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे। क्रिएट एन अकाउंट में जाके जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पे आपको भरनी है, ठीक है ना। जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, email ID हो गया, ये बाद में मॉडिफाई नहीं हो सकती हैं किसी भी स्टेज ऑफ
सिलेक्शन में, ठीक है। जो भी स्टेज चल रही है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन चल रहा होगा, उसके किसी भी स्टेज पे आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मॉडिफाई नहीं होगा, इसलिए आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सही तरीके से भरनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आप मॉडिफाई करने जाते हैं बाद में, ठीक है, मॉडिफिकेशन करने जाते हैं फॉर अदर अदर देन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड चूजन आरआरबी, कोई भी चीज आप मॉडिफाई करने जाते हैं तो उसके लिए फीस कितनी है, 250 नॉन रिफंडेबल, ठीक है ना, नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹250, और उसकी डेट क्या है, 30 ऑफ अगस्त 2024 टू 8 ऑफ सितंबर 2024 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक, पहले अभी हमने बात कर ली कि कोई भी जो क्लोजिंग डेट तक जो भी रिजल्ट अवेटेड है जिसका, वो नॉट अप्लाई, ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है ना। अगर हम एक से ज्यादा एप्लीकेशन भरते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी है, जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं लाइक SC ST, ठीक है, इनके लिए क्या अवेलेबल है, जब वो CBT देने आएंगे तो उसके लिए क्या है, फ्री ट्रेन एंड ट्रेवल फैसिलिटीज है, ठीक है ना, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट बेसिस यू गेट दी फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी ऑफ स्लीपर क्लास, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास क्या है, ईमेल आईडी है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी क्या है आपके पास, rrbhelp@, ठीक है। तो हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ईमेल क्या है, RRB, ठीक है ना। इसके बाद फोन नंबर क्या है, ये है अपने पास फोन नंबर, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप लास्ट डेट तक फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं, देन RRB इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ एनी कैंडिडेट और नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसके लिए इनरोल करना चाहते हैं, अगर आप RRB JEE 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी आपके लिए एक कोर्स लेके आया है, जो कि मात्र 777 रुपीज में, ठीक है ना, ओनली फॉर 777, वेयर यू कैन गेट दी प्रिपरेशन फॉर CBT 1 प्लस CBT 2, ठीक है, जो CBT 1 एंड CBT 2 दोनों की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, कहाँ पे, गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में, मात्र 777 रुपए में, ठीक है। सो इफ यू विश यू कैन विजिट टू गेट एकेडमी वेबसाइट एंड इनरोल फॉर दी कोर्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, ठीक है। अगर आप CBT 1 की बात करते हैं तो CBT 1 में एज यू नो क्या है, नॉन टेक्निकल सिलेबस है, ठीक है। एज वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट नॉन टेक्निकल लाइक GS GK साइंस, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हम, लाइक साइंस तो थोड़ा रहता है बट GS GK से हम थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने अभी अभी SSC JEE का अगर एग्जाम दिया होगा तो दैट विल बी प्लस पॉइंट फॉर यू, उससे क्या होगा, आपकी जो भी GK GS है, करंट अफेयर्स है, वो रेडी होंगी, ठीक है। और कहने का मतलब CBT 1 और CBT 2, लाइक आफ्टर द रिजल्ट ऑफ CBT 1 आपको CBT 2 के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है, ठीक है ना, अप्रोक्स 1 मंथ, और आई कैन से 20 to 25 डेज, मैक्सिमम 1 मंथ। सो आपको CBT 2 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, आई मीन CBT 1 को अगर आप 70% टाइम दे रहे हैं तो देन CBT 2 के लिए 30% टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, सो साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए, इन माय ओपिनियन, कि आप कोर्स पे जाएं, एक बार विजिट करें, देखें उसको एंड एनरोल फॉर द कोर्स, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो अभी हम नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे,
इसके बाद जो भी अपना मेडिकल स्टैंडर्ड आपको याद रखना, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या देखना नीचे कि कौन कौन से किसके लिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं A3 तो सभी में क्या देखोगे, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जैसे कि आप चल फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत दौड़ लेते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। वो देखा जाता है कि आप थोड़ा बहुत चल लें, बाहर घुमाना, दौड़ लें, थोड़ा बहुत नॉर्मली एक्सरसाइज, वो सारी चीज देखी जाती है। जो मेन चीज होता है वो किसका होता है, विजन स्टैंडर्ड का। किसका होता है, विजन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो विजन के लिए याद रखना, अगर आप की मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा A3 है तो इसमें क्या होना चाहिए, डिस्टेंस विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है ना। और जो पावर ऑफ लेंसेज क्या होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 2D, ठीक है ना। नियर विजन क्या हो जाना चाहिए, SN 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है ना। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको तीनों टेस्ट पास करने पड़ेंगे, कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड मियोस्फिस विजन, ठीक है ना, मिसोपिक विजन, ठीक है। आपको जो भी ये कलर विजन टेस्ट है, बाइकोलर विजन है, नाइट विजन है, ये तीनों टेस्ट पास करने पड़ेंगे, किसके लिए, A3 के लिए, ठीक है ना। इसके बाद ये जो B1 है, B1 में क्या चेंजेस है, यहाँ पे A1 में क्या था, 6/9 एंड 6/9 विजन विद और विदाउट ग्लास था, यहाँ पे 6/12 विद और विदाउट ग्लास है, वो भी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज क्या है यहाँ पे, ठीक है, जो सारे मेडिकल टेस्ट यहाँ पे पास करने थे वो यहाँ पे भी पास करने पड़ेंगे, कहाँ पे, B1 पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, B2 पे, B2 पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 6/12 है, सेम 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। यहाँ पे जो है पावर ऑफ लेंस 4D से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या है, नॉट एक्सीड 4D, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे मस्ट पास टेस्ट ऑफ बाइनोक्यूलर विजन, B2 में क्या है, बाइनोक्यूलर विजन है। C1 में क्या है, डिस्टेंस विजन 6/12 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपका विजन विद और विदाउट ग्लास 6/9 है, 6/12, वो कंसिडरेबल हो जाता है, ठीक है ना, एज पर योर मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि B12 में आप देखेंगे 6/12 कंसिडरेबल है, ठीक है ना, ये 6/12 भी कंसिडरेबल है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड इतना इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एज लिमिट हमने देख ली, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन किसके लिए क्या है, तो SC/ST के लिए कितना है, SC/ST के लिए 5 ईयर है, ठीक है, SC/ST के लिए कितना है, 5 ईयर है। इसके बाद OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर है, ठीक है। ये सारे क्या है, एज रिलैक्सेशन एज पर दी रिजर्व कैटेगरीज है, ठीक है। ठीक, एक चीज जो याद रखना होता है कि कई सारे लोग होते हैं जिनकी जो कैटेगरी मतलब एक से ज्यादा होती है, ठीक है ना, कि मतलब एक से ज्यादा कैटेगरी में वो एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि किसी भी कैटेगरी कैटेगरी के कारण आपको एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया, +3 का दिया गया है, और कोई कैटेगरी है मान लीजिए और दूसरी है लाइक EBC एंड अदर कोई भी कैटेगरी है जो आपके प्लस लग रही है, मतलब 2 कैटेगरी लग रही है, उसके हिसाब से आपको +5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या है, एलिजिबिलिटी आपकी एज रिलैक्सेशन क्या है, मोर देन 1 ग्राउंड है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को सम करके आपको नहीं मिलेगा, जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 2, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन ऑन मोर देन 1 ग्राउंड ही और सी विल गेट द मैक्सिमम एमंग्स द रिलैक्सेशन फॉर विच ही और सी इज एलिजिबल, ठीक है। नॉट क्यूमुलेटिव, मतलब दोनों को जोड़ के नहीं दिया जाएगा, बट उन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख लिया था जेई के लिए 3 ईयर डिप्लोमा और BE BTech, ठीक है, इंजीनियरिंग में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, एग्जामिनेशन फी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन फी है UR कैटेगरी OBC, मतलब जो सीरियल नंबर 2 में जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, EBC, इनके लिए क्या है, फी 250 है, कि कितनी है फीस,
250 है और ये 250 फीस शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैक बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग फर्स्ट एज सीबीटी। मतलब कि जो कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन एंड ये अदर गिवन कैटेगरीज के हैं उनको एग्जाम भरते टाइम कितनी फीस देनी है, 250 रुपीज की। बट जब वो CBT 1 में appear होंगे, only after appearing in CBT 1 examination, that 250 rupees after deducting bank charges will be refunded। ठीक है, मतलब कि आप अगर CBT 1 में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, तो अपीयर होने के बाद आपके बैंक चार्जेस हटा के जो 250 रुपीज है वो रिफंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है फॉर ऑल कैंडिडेट लाइक UR हो गया, ठीक है, इसके बाद OBC हो गया, ठीक है, EWS हो गया, उनके लिए फीस कितनी है, ₹500 है। और सेम इनके लिए क्या है कि जो अमाउंट ऑफ 400, ठीक है, यहाँ पे क्या था 250 था, बट यहाँ पे 500 का ₹400 विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग दी बैंक चार्जेस, ठीक है, ऑन अपियरिंग फर्स्ट एज CBT। मतलब फर्स्ट एज CBT में अपियर होने के बाद इनको क्या मिल जाएगा, 400 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग दी बैंक चार्जेस क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, आपको ऑफलाइन पेमेंट कहीं नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं EWS के बारे में, लोगों को थोड़ा सा वो रहता है कि EWS कैसे बनता है, तो उसके अपने यहाँ पे उन्होंने पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, ठीक है, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी। ठीक है, इससे कम आप होंगे तो किसमें आ जाएंगे, EWS कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, जो EWS बनाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर है, फर्स्ट क्लास स्टेपेंडरी मजिस्ट्रेट है, SDM है, ठीक है ना, तालुका मजिस्ट्रेट है, ये सारे लोग एलिजिबल है किसके लिए, EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है ना, मतलब प्रोसेस के लिए किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, और आपका एग्जाम कैसे होगा, ठीक है ना, कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है ना। So that's it for the today. Goodbye. Best of luck for your examinations.